Ehtaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. ये तो पूरी तरीके से तस्वीर उलट गई है या पलट गई है। क्या मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं? इस ट्वीट को ईरान में कैसे देखा जा रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने देखा है कि अमेरिका और इजराइल लगातार बम तो बरसा रहे हैं ईरान पर, लेकिन ट्रंप स्टाइल में इस वक्त बम नहीं, एक ट्वीट बरसाया है उन्होंने जो बम जैसा ही प्रतीत होता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए आप फिलहाल क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या किसी ने सोचा था कि वो व्यक्ति जो कुछ ही घंटों पहले कह रहा था कि पावर प्लांट पर हमला करके तबाह कर देंगे, ईरान की बत्ती गुल कर देंगे, उसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर देंगे, पूरा शहर जो है वो बिल्कुल ठहर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेहरान भी और पूरा मुल्क भी, ईरान। और अब देखिए ट्वीट सामने, वो कह रहे हैं कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान ने दोनों बातचीत कर रहे थे 2 दिन से, बहुत अच्छा हमारा इसका नतीजा निकला है इस बातचीत का, और इसलिए कि एक टोटल रेजोल्यूशन यानी बातचीत का एक पूरा हल निकालने की कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच और जो ये हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं, जो ये ख़राब ताल्लुकात हैं, और इसके अलावा पूरे मिडल ईस्ट में उनके मुताबिक यानी पश्चिम एशिया में जो पूरे तरीके से ये बवाल आया हुआ था, और वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 दिनों तक मैंने अपनी जो फ़ौज है उसको ये आदेश दिया है कि ईरान के जो पावर प्लांट हैं उस पर हमला नहीं करना है। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कितनी ख़तरनाक भाषा में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का इस ज़मीन से नामो निशान मिटा दिया जाएगा, किस तरह से ईरान की जो पूरी लीडरशिप है उसके बारे में क्या कहा, और अब कितने इज्जत से पेश आ रहे हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए। हमारे साथ ईरान से सीधे जुड़ रहे हैं, ईरान के कुम शहर से आकिफ ज़ैदी साहब। आकिफ साहब, मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि मैं तो आपसे बातचीत इस सिलसिले में करने वाली थी कि जो जो पावर प्लांट्स हैं उस पर हमला होता है अगर, या खबर ये भी आई थी कि कोई हमला हुआ भी है, उससे असर क्या पड़ेगा ईरान पर, लेकिन ये तो पूरी तरीके से तस्वीर उलट गई है या पलट गई है। क्या मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं? इस ट्वीट को ईरान में कैसे देखा जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी और आपकी तमाम दर्शकों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। ईरान में इसको इस दृश्य से देखा जा रहा है कि ये अमेरिकन सरेंडर का पहला मुकद्दमा है। यानी अभी सरेंडर हुआ नहीं है, अभी वक़्त लगेगा, चंद दिन और लगेंगे। शायद यही 5 दिन लगें जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं, शायद और चंद दिन और लगें। लेकिन ये उसका पहला ये स्पष्ट उसकी निशानी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देखिए, कल से जब से वो धमकी आई थी 48 घंटे वाली, तो ईरान में एक उत्साह का माहौल कायम हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सबका, हत्ता जनता का, क्योंकि सड़कों में, प्रदर्शनों में मेरा रोज़ जो है जाना होता है, लोगों से बात करनी होती है मेरी। तो मैंने देखा था कि जनता भी इसको एक कमज़ोरी, बौखलाहट और खौफ़ की अलामत के तौर पर देख रही थी, क्योंकि वो जनता में भी लोग ये कह रहे थे, देखो 2 बातें, या तो वो इस हमले पर, इस धमकी पर वो अमल करेगा, अमेरिका के पावर प्लांट्स को टारगेट करेगा। अव्वलन तो इतना डैमेज पहुँचा नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ लोगों को पता है कि वो पावर प्लांट, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है ईरान का, जो सबसे ज़्यादा बिजली जो है सप्लाई करता है, वो भी मुल्क की 3% बिजली भी उससे सप्लाई नहीं होती है। 400 पावर प्लांट है यहाँ पे। जबकि जैसे मिसाल के तौर पे इसराइल में एक ही पावर प्लांट पूरे देश की 20%, 25% बिजली सप्लाई करता है। ईरान इसराइल के मुकाबले में 70-80 गुना ज़्यादा बड़ा देश है, हमेशा से तैयारी कर रहा है जंग की, इसी टाइप की जंग कभी न कभी थोपी जाएगी, उसका अंदाज़ा था। तो अव्वलन तो जनता को पता था कि पूरी तरह से तो कोई बिजली नहीं कटने वाली है, लेकिन हाँ, नुकसान हो सकता है। तो जनता का ये कहना था, या तो देखो ये अमल करेगा इस धमकी पर, कि उस सूरत में जो ईरान की डिक्लेयर्ड जवाबी कार्रवाई है, वो उस नतीजे और परिणाम को, यानी अमेरिका की मुकम्मल शिकस्त और सरेंडर को और नज़दीक ले आएगी। और अगर उसने इस धमकी पर अमल नहीं किया, जैसे कि पहले भी कई धमकियाँ दे चुका है, अमल नहीं करता है, तो जो अमेरिकन हेजेमनी, वर्चस्व है, दबदबा और रोब है, उसमें जो गिरावट आ रहा है, उसकी रफ्तार और गति में और तेज़ी आएगी। तो दोनों सूरत में चित भी मेरी, पट भी मेरी जैसी कैफ़ियत ईरान की जनता और हुक्मरान महसूस कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि कल रात एक बहुत ही दिलचस्प पैगाम आया आईआरजीसी की तरफ से। कल रात, बीच रात में एक लंबा स्टेटमेंट आईआरजीसी ने दिया, जिसमें खिताब किया उसने अहले गज़्ज़ा को, अहले फ़िलिस्तीन को ख़ास तौर पे। बहुत दिलचस्प बात है। जंग का ये चौथा हफ़्ता है। अब तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था कि जिसके अंदर गज़्ज़ा वालों की बहुत तारीफ़ की, उनकी तारीफ़ की, उनके सब्र की, उनके उनके जज़्बे की, इस्तिक़ामत की, वो कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी हैं, और फिर कहा कि हम आपको फ़िलिस्तीन की मुकम्मल आज़ादी तक आपके साथ हैं। इस वक़्त ये पैगाम का आना
उस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद उस अराद और दिमोना पर सिर्फ 2 मिसाइल मारे गए, एक अराद, एक दिमोना पर। उन तबाहकुन मिसाइल के हमलों के बाद इसको यहाँ ईरान में यूँ देखा जा रहा था कि ईरान अब अपने आप को उस कॉन्फिडेंस पे मरहले पर देखता है, उस नुक्ते पर देखता है कि अब उसका ये अंदाज़ा है कि अमेरिकन डेटरेंस डिफेंस तकरीबन ख़त्म होने के नज़दीक है वेस्ट एशिया में और अब फ़ोकस किया जा सकता है फ़िलिस्तीन की आज़ादी पर। तो ये चाहे वो 48 घंटे का ये पैगाम हो, चाहे वो दिमोना पर हमला हो, चाहे ये फ़िलिस्तीनियों के नाम उनको खिताब करते हुए ये ख़ास पैगाम हो, ये सब ईरान में इसको देखा जा रहा है कि जीत नज़दीक है। और अभी जो लेकिन ये कैपिटुलेशन है अमरीकी सदर का जो अभी चंद आधे घंटे पहले सामने आया है, ये उसी चीज़ को और कन्फर्म करता है ईरानी दृष्टि और नज़रिए से। बिल्कुल। लेकिन आकिब ज़ैदी साहब, मुझे याद है ये मेरी तीसरी बातचीत हो रही है इस 3 हफ़्ते की जंग के दौरान। मैं आपसे तीसरी बार बात कर रही हूँ। अक्सर जब मैं आपसे पहले 2 बार मैंने बात किया, मुझे बहुत हैरानी होती थी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मुझे लगता था कि शायद ये एक बहादुरी का एक कोई नकाब ओढ़ना एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो लोग जो कि ईरान के हमदर्द हैं या वो लोग जो ईरानी हैं, और मैं इस तरह से समझती थी। लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत सबक रहा है। मैंने आपसे बहुत सख्त सवाल भी पूछे उस दौरान, क्योंकि नहीं लग रहा था कि ईरान 3 हफ्ते तो दूर की बात है, 3 दिन भी ईरान टिकेगा अमेरिका के सामने। और अब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उससे पूरे तरीके से आपकी वोकैबुलरी जितनी बदल रही है कि ईरान तय कर रहा है कि ये जंग कब खत्म होगी, शुरू ये किया था अमेरिका ने, ये सब लगता था कि लफाजी है, लेकिन ये तो सब पूरे हालात बदल रहे हैं। मैं आपको 2 ट्वीट्स की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। एक तो प्रोफेसर मरांडी, जो ईरान के में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, वो ये कह रहे हैं कि सबको जो है पर्शियन गल्फ रीजन छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने जिस तरह से हमला किया ईरान पर, ईरान जो जवाब देगा वो अपने आप में अप्रत्याशित होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा और मैसिव होगा। यानी वो इतना ज़बरदस्त हमला होगा जिसका पहले कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो कही जा रही है, वहीं इसी खित्ते के जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है अमेरिका, पहली बात तो क्या ये हमला हुआ है, क्योंकि खबर ये भी आई थी कि ये हमला हुआ है, तो पहली बात तो ये भी तस्दीक आपसे चाहती हूँ मैं। दूसरे वो ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स, घर और साथ साथ स्कूल, यानी कि पूरा का पूरा ईरान ठहर जाएगा, बच्चे आईसीयू में मर जाएंगे, और इस तरह की तबाहनाक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे। जी, यहाँ पर अभी तक पावर प्लांट्स पर हमला नहीं हुआ, ये धमकी का हिस्सा था कि अभी ये जो नई उनकी ट्वीट आई है, उस धमकी से वो पलट गए। ऐसा कोई अभी ईरान के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं हुआ है और मैं ये भी बता दूँ कि ईरान में इस वक़्त कोई एक गाँव भी नहीं है जहाँ की बिजली कटी हुई है। ये बार-बार गवर्नमेंट ये इसका आश्वासन दिला रही है। हाँ, जब हमला होता है तो हो सकता है 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए हो सकता है किसी एरिया में कट जाए बिजली, लेकिन वो दोबारा रिकनेक्ट होती है और कोई एक गाँव भी नहीं है इस वक़्त जहाँ पर बिजली या गैस या पानी की सप्लाई कट ऑफ है इस वक़्त ईरान में। जी हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आईआरजीसी के उस बयान की तरफ मैं दोबारा लौटना चाहती हूँ। वो बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं, फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, और आप शायद ये कहते हुए झिझक रहे हैं। आप ईरान में बैठे हुए हैं, किस तरह के हालात हैं, सरकार क्या कह रही है, आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि भारत में जो पत्रकार हैं, जो इस मुद्दे को समझते हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो एक लाइन में ये कह रहे हैं कि जंग के 3 हफ्ते बाद ईरान ये जंग जीत चुका है। सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो बाहर आके डिक्लेयर करेगी कि देखिए इस जंग में हम रेफरी थे, ये था यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और इधर था ईरान, और हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि ईरान जीत गया। ये पूरा परसेप्शन की ही ये पूरी वॉर है। तो सीधे तौर पर भारत में ये कहा जा रहा है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। क्या ईरान भी इसको इस तरह से ले रहा है, या आप फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप ईरान के साथ साथ फिलिस्तीन के लिए भी लड़ रहे थे, उनका भी बदला ले रहे थे? आरफा साहबा, देखिए ये जंग पहले दिन से ये बहुत ही स्पष्ट रहा है कि ये जंग, बल्कि इस जंग के पीछे जो तहरीक और आंदोलन है जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, इस्लामी क्रांति कहा जाता है, ये पहले दिन से इसका नज़रिया ये है कि ये पूरी क्रांति, ये पूरा आंदोलन कि जिसके नतीजे में इस्लामिक रिपब्लिक बनता है और जब वो सब कुछ होता है जो हुआ है और अभी इस वक़्त हो रहा है, ये सब पूरे के पूरी बशरियत और पूरी इंसानियत के लिए, यानी वो उसकी जड़ें इस्लामिक आइडियोलॉजी में पाई जाती हैं। जड़ें इस्लामिक आइडियोलॉजी में है, लेकिन विज़न वो महदूद नहीं है सिर्फ़ मुसलमानों की हद तक। लेकिन हाँ, कदम-ब-कदम आगे बढ़ना है। अभी इस मरहले में ईरान को आज़ाद किया गया 1979 में और ईरान में तरक्की आई।
उसके बाद नेक्स्ट मरहले में एक इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस बना, जिसमें बाज़ कंट्रीज़ में एक रिलेटिव निस्बी तौर पर आज़ादी का माहौल पैदा हुआ। लेकिन अब ये अगला मरहला है कि इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो पूरे वेस्ट एशिया को मिलेंगे और सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी तब्दीली जो आने वाली है वो फ़िलिस्तीन में ही आने वाली है। और ये सिलसिला आज़ादी का पैगाम देना, आज़ादी के लिए रोल मॉडलिंग करके देना, ये फ़िलिस्तीन के आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो पहले दिन से क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पर ईरान अपने आप को एक देश और मुल्क समझ के नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत नहीं कर रहा है, बल्कि एक ह्यूमनिस्ट यूनिवर्सल आइडियोलॉजी के तहत इस काम को कर रहा है। गरचे उसका जो फ्रेमवर्क है वो नेशन स्टेट्स है, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, वो उससे फरातर और उससे ज़्यादा वसी है। तो इसलिए हम फ़िलिस्तीन तो यकीनन इस जंग के अहम तरीन अ, अहदाफ और मकासद में से फ़िलिस्तीन की आज़ादी इस जंग के अहम तरीन मकासद में से और कल रात का पैगाम इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है और इसका परिणाम और इसके नताइज हम इंशाअल्लाह अभी चंद दिन में और देखेंगे। आकिब सअदी साहब, बहुत अहम सवाल जो छूट गया वो ये कि मैं जो ट्रंप का ट्वीट है उसको फैक्ट चेक करना चाहती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इस दौरान के बम बरसाए जा रहे थे, इस दौरान के F-15 गिराया ईरान ने इसी कुछ घंटे पहले, इसी दौरान क्या आप बातचीत भी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से और इसराइल और अमेरिका से? क्या बातचीत के टेबल पे आपको लाने में कामयाब रहा है अमेरिका? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहाँ तक मुझे इत्तिला है कि इस दौरान ये 3-4 हफ्तों में कोई भी बातचीत नहीं की है ईरान ने, जबकि अमेरिका की तरफ से कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई ताकि वो अपनी शिकस्त और अपनी हार को रोक सके। लेकिन मेरे इल्म में अभी तक ईरान की जानिब से कोई बातचीत नहीं है। अभी इसका ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ ही जाएगा, हमें पता ही चल जाएगा कि या हो सकता है कि अल्फ़ाज़ में शब्द के ज़रिए हमें जवाब मिले या हो सकता है किसी बड़े अमेरिकन इंटरेस्ट को मिसाइल के ज़रिए टारगेट करके इस दावे का जवाब दिया जाए कि ईरान बातचीत कर रहा था। बहरहाल जहाँ तक मुझे इत्तिला है, कोई बातचीत नहीं हुई है इस दौर में, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो कन्फर्म हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा सबके लिए। तो क्या ईरान इस बात के लिए तैयार है कि अगर मान लेते हैं क्रेडिबिलिटी है, अगर ट्रंप, मुझे नहीं लगता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल्कुल हवा में तीर चलाएगा, हालांकि ट्रंप से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम से कम उस कुर्सी की इज्जत रख लेते हैं कि कम से कम वो बेबुनियाद तरीके से तो कोई ट्वीट नहीं करेंगे। अगर ईरान के पास ऐसा प्रपोजल जाता है बातचीत का, तो क्या ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा? देखिए, बातचीत के टेबल पर तो आखिरकार ये जंग खत्म होगी किसी न किसी बातचीत की शक्ल में। लेकिन बातचीत के अलग-अलग अंदाज़ होते हैं। देखिए, याद रखिए कि जो जापान और अमेरिका की जंग 1945 में वो भी बातचीत के ही ज़रिए खत्म हुई हुई है। इसी तरह से जर्मनी का सरेंडर भी जो है वो बातचीत के ज़रिए हुआ है। या जो बांग्लादेश में सरेंडर हुआ था 1970, सब बातचीत के ज़रिए होता है। लेकिन बातचीत सरेंडर के फ्रेमवर्क में होने का ज़्यादा इम्कान है और उसी शक्ल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बातचीत के ज़रिए ये जंग खत्म होगी। फिर मैं क्लियर कर दूँ, जब मैं सरेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ। मैं नापे-तुले अल्फाज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सरेंडर का मतलब यहाँ पर ये है कि ईरान अपने तमाम फ़ौजी अहदाफ और लक्ष्य को हासिल और प्राप्त करेगा और अमेरिका अपने किसी भी फ़ौजी या स्ट्रैटेजिक हदफ या लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा और वेस्ट एशिया के अंदर अमरीकी वर्चस्व, फ़ौजी दबदबा पूरी तरह से ख़त्म होगा कि जिसका लाज़िमा है फ़िलिस्तीन की आज़ादी और ये बाज़ दरबारों की और रजवाड़ों की भी, ये प्रिंसली स्टेट्स जो इस इलाके में बने हुए हैं, इनके अंदर भी डेमोक्रेसी और आज़ादी की हवा और माहौल का फ़राहम होना। ये वो सरेंडर की कैफ़ियत है कि जो मैं बगैर किसी एक्ज़ैजरेशन के मैं आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ कि वो भी फ़ाइनल उसके जो डिटेल्स हैं, वो तो बातचीत के ही ज़रिए तय होंगे। लेकिन क्योंकि म उस मरहले तक अभी पहुँचे नहीं हैं, इसीलिए मुझे कम चांस लग रहा है कि कोई सीरियस बातचीत अभी फ़िलहाल हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि इस शक्ल में कि ये जंग खत्म होती है, ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 5 दिन के लिए वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपनी तरफ से, अगर एक तरफा भी वो पेशकश कर रहे हैं, तो भी आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको ये मान लिया जाए कि जंग खात्मे की तरफ आगे बढ़ रही है, तब भी पूरे जो वेस्ट एशिया है उसका एक पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ होगा, जोग्राफिकल ना सही, जिनको आप प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल रीड्रॉइंग होगी
होगी, कम से कम विज़ावी जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं या इजराइल के साथ भी, कई अरब देश तो इजराइल के साथ बड़े ही इनके आशिकाना रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कोई कोई बहुत ये मामूली बात है। जी, मैं उससे ज़रा बढ़कर बात कह रहा हूँ आरफ़ा साहबा। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग तो होना शुरू हो गई है, लेकिन उससे बढ़कर होने जा रही है। जो यहाँ पर होने जा रही है, वो अक़दार और वैल्यूज़ की रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, जो इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेस पर है। वो कौन से वैल्यूज़ हैं? एक मैं चंद की मिसाल दे देता हूँ। एक वैल्यू ये है कि कोई भी मुसलमान देश, कोई भी मशरिक़ी मुल्क, उसको किसी न किसी मग़रिबी आक़ा की ज़रूरत है, अमरीका की ग़ुलामी करना है। अगर हमें तरक्की करना है तो उनकी या तो गुलामी करना है या उनको इमिटेट करना है और या दोनों काम साथ में करना है। ये कि अमेरिका को तो कोई हरा नहीं सकता, अमेरिका से तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, समझौता करना ही बेहतर है। ये कि मशरिकी ममालिक में ये तो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, इनमें इनमें डेमोक्रेसी, आज़ादी, इंटेलेक्चुअलिज़्म वगैरह सबकी क्या ज़रूरत है? यहाँ तो बादशाहतें यही इनको पसंद है, इसी तरह जो है इनसे डील किया जाना चाहिए। आपस में ये लड़ते रहें। इनका तेल और गैस की जो इनकी अज़ीम दौलत है, ये बुनियादी तौर पर ये वेस्टर्न डोमिनेशन और कंट्रोल में होना चाहिए है। चाहे बड़ा इनको इनके बादशाहों को, दरबारों को अय्याशी करने के लिए भी उसका एक हिस्सा मिल जाए, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल में और मुट्ठी में होना चाहिए वेस्टर्न इंटरेस्ट के। ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं और बिलीफ्स हैं, जो अंडरगर्ड करते हैं, जो बुनियाद है इस पॉलिटिकल ढांचे की, जो इस एरिया में पाया जाता है। क्योंकि ये वैल्यूज़ ही तब्दील होने जा रही हैं, नतीजतन लामोहाला इनएविटेबली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से यहाँ पर चेंज होने जा रहे हैं। आप इज़राइल की जो आपने ज़िक्र किया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब फ़िलिस्तीन पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा, तो क्योंकि इज़राइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा, जैसे अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का वजूद ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जिस तरह अब किसी के अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, आशिकाना या कैसे भी, तो उसी तरह से इज़राइल के साथ भी किसी के ताल्लुकात बाकी रहने का सवाल बाकी नहीं रहेगा। ये सब हम लोग अगले चंद हफ्तों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसको हम अचीव करने वाले हैं और उसी डायरेक्शन में ये मुकाबला बढ़ रहा है। बहुत हैरानी की बात है और मुझे तो लगता है कि आकिब ज़ैदी साहब की बिल्कुल हमारे ही लाइफ टाइम्स में देखिए इट्स गोइंग टू बी अ होल न्यू वर्ल्ड। पूरा जो सिस्टम है न सिर्फ कि वेस्ट एशिया, मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ये जंग 3 हफ्ते की बदल रही है और उम्मीद मैं करती हूँ कि ये जंग खत्म हो। मैं हमेशा जंग के खिलाफ रहती हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हो, इसराइल ईरान के बीच हो या किसी भी तरह की कोई भी जंग हो। जंग हमेशा बदसूरत होती है, लेकिन आप हैं तो आफ्टर ऑल आखिरकार एक हिंदुस्तानी ही जो ईरान में मौजूद हैं। इस पूरे माहौल में भारत भी एक बड़ी दुनिया की पावर है। इस पूरे माहौल में भारत ने जो स्टैंड लिया है विज़वी ये पूरा जंग जो इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन तीनों देश या दो पार्टियों के बीच, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ासकर मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री या सरकार का जो भी रवैया रुख रहा हो, आज भी उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया है और बोला है कि हम 1000 लोगों को हम ईरान से जो वहाँ छात्र हैं हम उन्हें वापस लेकर आए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। लेकिन भारत की पूरी जो पोजीशनिंग है इस पूरी वॉर में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और जो आम लोगों का इतना प्यार मिला है ईरान को, उसे ईरान कैसे देखता है? जी, बहुत अहम सवाल है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। देखिए हर देश की तरह हिंदुस्तान में भी यही है कि एक हुकूमत है और एक जनता है। कभी-कभी ये दोनों साथ में होते हैं, कभी-कभी इनके रवैये अलग होते हैं। जैसे ईरान में इस वक़्त हुकूमत, जनता, फ़ौज सब एक साथ है। लेकिन इस वक़्त जो मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ समझ में आ रहा है मुझे यहाँ से, और आप इसकी पुष्टि कर सकती हैं या आप इस्लाह कर सकती हैं, वो ये है कि हिंदुस्तान में हुकूमत एक रास्ते पर चली है और जनता और अवाम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। हुकूमत के रवैये को लेकर यहाँ पर ईरान में जिस नज़रिए से देखा जा रहा है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जो देखा जा रहा है, वो ये है कि हुकूमत, भारतीय हुकूमत, हिंदुस्तानी हुकूमत इस इम्तिहान में बहुत बुरी तरह से फ़ेल हुई है। क्योंकि उससे सिर्फ़ ये तलब किया जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून, नैतिकता इसी के फ़ेवर में स्टैंड ले। ज़ाहिर-सी बात है, ईरान पर जो हमला हुआ, वो एक गैर कानूनी, अवैध हमला है। इस तरह से जो रहबर को शहीद किया गया या दूसरे और यहाँ डैमेज्ड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाए जा रहे हैं, ये सब वॉर क्राइम्स हैं। तो वॉर क्राइम्स, इल्लीगल वॉर्स वग़ैरह, इसके खिलाफ स्टैंड लेने की एक एक्सपेक्टेशन है इंडिया से, ख़ास तौर पर जबकि इंडियन गवर्नमेंट इस वक़्त ब्रिक्स की चेयरपर्सनशिप और चेयरमैन जो है वो यानी रियासत जो है वो उसके हाथ में। लेकिन इस इम्तिहान में वो फ़ेल हुई है, बुरी तरह फ़ेल हुई है और उसकी कीमत जो है वो भुगतना पड़ रही है हिंदुस्तान की आम जनता को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हिंदुस्तान की आम जनता अगरचे वो अपने हुक्मरानों की फ़ेलियर्स और गलतियों की कीमत अदा कर रही है,
लेकिन उसने बढ़कर कॉम्पेंसेट किया है इन गलतियों को, बल्कि मैं कहूँ हिमाकतों को। और जो ईरान की जनता तक यहाँ पर खबरें पहुँच रही हैं कि हिंदुस्तान में जगह-जगह ईरान के लिए जो मोहब्बत का इज़हार हो रहा है, जो दुआएँ हो रही हैं, और अभी इधर चंद दिनों में यहाँ पर दवाएँ भेजने के लिए या दूसरे तरीके से कोई इमदाद या हेल्प भेजने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। यहाँ का मीडिया उसको कवर कर रहा है, और वो जो यहाँ पर अवाम में गुस्सा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो यहाँ की हुकूमत से कोई ताल्लुक है नहीं। अवाम में जो गुस्सा था, जब से हमारे प्रधानमंत्री इज़राइल गए थे जंग शुरू होने से पहले, तब से गुस्सा था, और उसके बाद जंग शुरू होने के बाद जो रवैया रहा है भारत की हुकूमत का, और वो जो शिप जो श्रीलंका के पास जब वो भारत से लौट रही थी, उसको जब डुबाया गया, और उस पर जो भारत की हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया या रवैया इख्तियार नहीं किया, जो भी आप कहें, उसको लेकर बहुत गुस्सा। इस सब गुस्से पर ठंडा पानी पड़ रहा है भारत की अवाम की इन कोशिशों की वजह से। और मैं, बड़ी दिलचस्प बात है, एंड इट्स वेरी आयरॉनिक, कि वो भारतीय जिनको भारतीय स्वीकार करने में दूसरे भारतीयों को सबसे ज़्यादा मुश्किल और आपत्ति होती है, यानी कश्मीरी, वो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं। भारत और ईरान के ये तनावपूर्ण जो हालात पैदा हो गए हैं, उनको बेहतर बनाने में कश्मीरी सर-ए-फ़हरिस्त हैं और सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अपने इस जज़्बे के ज़रिए, और जो बड़ी तादाद में रकम दे चुके हैं। अलबत्ता ये वाज़ेह हो जाए कि ईरान ने कभी कोई अपील नहीं की है कि हमें ज़रूरत है। ये मोहब्बत का इज़हार है जो खुद भारत की जनता कर रही है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कह दूँ कि इससे हमें एक नई सीख मिलती है, और मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर, एक नया फ़स्ल शुरू होने जा रहा है। वो क्या है? फ़ॉरेन पॉलिसी, यानी ये जो नीति है, क्या कहेंगे, जो खारिजा पॉलिसी की नीति है, विदेश नीति है। विदेश नीति की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हम इसे चंद नाअहल लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। हो सकता है बड़ी-बड़ी पोस्ट हो उनके पास, हो सकता है बड़े-बड़े नाम हों, लेकिन वो नाअहल साबित हो रहे हैं बार-बार। इंडिया में एक पॉलिटिकल कल्चर बन गया है कि हत्ता हमारे बाज़ जो है, अभी जब फ़िलिस्तीन के मामले में कोर्ट्स में गए और कहा कि भई हमको प्रोटेस्ट करने दें, तो जज साहिबान ने भी अपने जजमेंट में ये कहा कि नहीं, देखो, विदेश नीति का मामला ये तो हुकूमत तय करेगी, उसने तय कर दिया है, तो बस अब तुम भी प्रोटेस्ट मत करो। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी हम कीमत अब अदा कर रहे हैं। It is far too important to be left to the incompetent people in power. पब्लिक को आना पड़ेगा मैदान में, और विदेश नीति में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जैसे कि इस वक्त कर रही है। और इसी तरह से हम इस हिंदुस्तान की विदेश नीति की जो डूबती हुई नैया है, इसको संभालने में हम जनता जो है एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी, आकिब ज़ैदी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।